Dear viewers, I welcome you on Unacademy IAS Champion. Before starting the session, I wish you a very happy Chhath Puja and I hope you are doing great. आज के सेशन में हम लोग इंडो पैसिफिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और इंडो पैसिफिक के बारे में बात करना आज क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना, प्राइमरली अंडर द शी जिनपिंग। जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं 2013 में और उसके बाद जो पावर गैप है अमेरिका और चाइना का वो सिग्निफिकेंटली घटा है एंड बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैव इंक्रीज्ड। So in this context, Indo-Pacific has become a theater where great power politics is going. जैसे पिछले कोल्ड वॉर में यूरोप was the place where NATO and the Warsaw Pact, where communism versus liberalism ideologies were clashing. This time the game is happening in Indo-Pacific और Indo-Pacific एक construct को बनाया गया है so that West countries चाइना को बैलेंस कर सके। बिकॉज अगर आपको अपने एनिमी को, अपने कॉम्पिटिटर को बैलेंस करना है तो आपको एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए जहां पे आप उसको प्रोवोक कर सकते हो। अगर आपको रशिया को प्रोवोक करना है तो आप यूक्रेन को नाटो में ले आओ, रशिया प्रोवोक हो गया, रशिया ने वॉर को स्टार्ट हुआ। अब चाइना का अगर आप देखोगे सबसे कमज़ोर जो एरिया है वो लैंड नहीं है, वो सी है। चाइना का मेजर प्रॉब्लम अगर आप जानते होगे तो साउथ चाइना सी में है, इसके बाद ताइवान के साथ है, जापान के साथ है। तो यहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़, जापान और इंडिया, ये सभी लोग इंडो पैसिफिक की बात करने लगे प्राइमरली सो दैट इंडो पैसिफिक में किसी तरीके से चाइना के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है, चाइना को और प्रोवोक किया जा सकता है कि चाइना किसी तरीके से गलती करे और चाइना इसी चीज़ में परेशान होकर फंस जाए। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को 21वीं सदी में आज इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है बिकॉज ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक, ये तो कई सालों से है, कई सदियों से है। इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना कि इंडो पैसिफिक आज बना दिया गया, ये तो कई सालों से है। लेकिन आज हम क्यों आखिरकार इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं? प्राइमरली बिकॉज आज इंडो पैसिफिक एक ऐसा थिएटर बना है, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया बना है, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम चाइना के राइज को बैलेंस करना चाह रहे हैं बाय हिटिंग द चाइनाज वीक जोन। और वीक जोन कहां पे है? चाइना का मैरीटाइम, समुद्र में है। और इसीलिए आज इंडो पैसिफिक की सभी लोग बात कर रहे हैं। एंड इंडिया, क्योंकि आज इंडिया जो है उसको समुद्र में तो चाइना से चैलेंज है ही, इंडियन ओशन में, लेकिन इंडिया को ज़्यादा बड़ा चैलेंज है लैंड में, जहाँ पे चाइना पाकिस्तान मिलके हमेशा से इंडिया को बॉर्डर में परेशान करते हैं। तो इंडिया को समझ में आ चुका है कि हमारा जो कमज़ोर एरिया है वो है हमारा बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर, वहाँ पे चाइना पाकिस्तान ये सब मिलके इंडिया को परेशान करते हैं। तो अगर चाइना हमें हमारे कमज़ोर एरिया में परेशान करता है तो हम चाइना को उसके कमज़ोर एरिया में परेशान करेंगे। इसलिए इंडिया इंडो पैसिफिक के थ्रू मालाबार एक्सरसाइज करता है एंड बाकी चीज़ें करता है, ताइवान के साथ रिलेशन बना रहा है, जापान के साथ रिलेशन बना रहा है। इस तरीके से इंडिया भी इंडो पैसिफिक में अपने पार्टनर्स को एक्सपैंड कर रहा है। और इंडो पैसिफिक की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो ये 10 कंट्रीज़ हैं जो आसियान के अंदर आते हैं। जो आसियान कंट्रीज़ हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक में बिकॉज ये इंडियन और पैसिफिक ओशन दोनों के बीच में आते हैं। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब सबसे पहली बार इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था 2018 में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया था कि व्हाट वी वांट अ फ्री, वी वांट अ ओपन, वी वांट अ डेमोक्रेटिक एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। और उस इंडो पैसिफिक में हमारा सबसे प्रायोरिटी एरिया कौन होगा? आसियान, बिकॉज आसियान लाइज एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। इसलिए हमारा जो पूरा इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें हम आसियान को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे पॉलिसी को लॉन्च किया था। सबसे बेस्ट है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसी के बाद से कॉन्स्टेंटली इंडिया जो है वो आसियान कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली रिसेंट टाइम में बढ़ाया है। अगर आप इस साल की 2 न्यूज़ देखेंगे, एक तरफ मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर 2018 के बाद अनवर इब्राहिम इंडिया विजिट करते हैं और सितंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर, ये 2 कंट्री विजिट करते हैं। तो आप समझिए कि 3 कंट्री को ऑलरेडी एक समय
2 महीने के गैप के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहां के लीडर्स मिलते हैं, दैट शोज कि रीसेंट टाइम में इंडिया का इंडो पैसिफिक पॉलिसी में एक एग्रेसिवनेस, ये सब चीजें देखने को मिला है। और इसी के लिए हो सकता है कि चाइना को ये समझ में आ चुका था कि अगर फर्दर प्रोवोक करेंगे इंडिया को तो इंडिया यहां पे और ज्यादा अपने अलायंसेज और पार्टनरशिप को बढ़ाएगा। एंड दिस मे बी वन ऑफ द रीजन कि क्यों चाइना को इंडिया के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट करना पड़ा, बिकॉज जयशंकर इज प्लेइंग एग्रेसिव, जयशंकर इज प्लेइंग फॉरवर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस चारों सेंटर में 20 नवंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। नवंबर 20 को आप देख सकते हैं करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में और पटना में। और आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो बैचेस हैं इट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस विजिट कर सकते हैं, यानी तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के इस पर्सन को शायद आप नाम सुने होंगे, ये है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो। ये इस साल इंडोनेशिया में चुनाव हुआ था 2024 में, वहां से ये जीत के आए हैं। तो ये इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं। इसके पहले ये एक रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं और 2019 से 24 के बीच में ये इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। अब आपको लग रहा होगा मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज प्रोबेबली बहुत ज्यादा कंफर्म चीज है कि ये अगले साल रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इंडोनेशिया जो है वो आज इंडिया के फॉरेन पॉलिसी रडार में एक नया जगह ढूंढ रहा है और इसीलिए दिखलाता है कि जयशंकर कैसे कंट्री बाय कंट्री अपने फॉरवर्ड और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। अब इंडिया और इंडोनेशिया के बायलैटरल रिलेशन के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ये दोनों कंट्री एक तरीके से काफी अच्छे रिलेशन के साथ शुरुआत किए थे, बिकॉज ये दोनों कंट्री कोलोनियलिज्म से निकल के आए थे, इसलिए दोनों कंट्री नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडिंग लीडर्स थे। इन्होंने बहुत ज्यादा नॉन अलाइनमेंट को प्रमोट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया और इंडोनेशिया के प्रॉब्लम आ गया। इंडोनेशिया चाइना का साथ लिया 1962 में और इंडोनेशिया क्योंकि प्राइमरली एक मुस्लिम कंट्री है, इनफैक्ट सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, तो इसने 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो इस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और आपको पता है कोल्ड वॉर में चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका इन तीनों का एक रिलेशन बहुत स्ट्रांग था और इंडोनेशिया भी इन्हीं ब्लॉक के साथ चला गया और इंडिया एक तरफ सोवियत यूनियन के साथ था और इंडोनेशिया का रिलेशन अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान इनके साथ अच्छा था। इसलिए कोल्ड वॉर में हमारे रिलेशन डॉलरम में चला गया। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडिया लिबरलाइज किया और इंडिया में उस समय नरसिम्हा राव जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया। उसके बाद से इंडिया ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाया और उसके बाद इंडोनेशिया के साथ भी हमारा रिलेशन बढ़ा। लेकिन रीसेंट टाइम्स में आप देखिए 2005-6 के लगभग हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया और 2018 में रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गया है, विच मींस रीसेंट टाइम्स में इंडिया का इंडोनेशिया के साथ जो रिलेशन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। नाउ व्हाई डज इंडोनेशिया मैटर्स टू इंडिया? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक में आज सब कुछ चल रहा है और इंडो पैसिफिक का धड़कन कौन है? आसियान। और आसियान का सबसे बड़ा कंट्री इकोनॉमी वाइज, पॉपुलेशन वाइज वो है इंडोनेशिया। तो इसलिए इंडो पैसिफिक में अगर आपको इन्फ्लुएंस बनाना है तो आप इंडोनेशिया को इग्नोर कर ही नहीं सकते। और इनफैक्ट 2027 तक इंडोनेशिया इज गोइंग टू बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट देखिए, आप आज आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हो, बैटरीज की बात करते हो, इन सारे चीजों में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है, जो क्रिटिकल मिनरल है, वो है निकल। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर निकल का इस समय इंडोनेशिया है एंड दैट इज वाई इंडोनेशिया का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बढ़ जाता है। फोर्थ, इंडिया और इंडोनेशिया हमेशा से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात किए हैं। ये दोनों हमेशा से डेवलपिंग कंट्री की बात किए हैं। अब रीसेंट टाइम में इंडिया आपको पता है कि बहुत ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस को ग्लोबल साउथ में बढ़ा रहा है और अगर ग्लोबल साउथ में इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है तो जैसे अफ्रीका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही इंडोनेशिया भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडोनेशिया का खुद इन्फ्लुएंस ग्लोबल साउथ में बहुत ज्यादा है। फिफ्थ, इंडोनेशिया के साथ अगर आपको पता होगा कि इंडोनेशिया इस समय चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं से होता है तो वो है चाइना से। लेकिन रीसेंट टाइम में इंडोनेशिया और चाइना के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आए हैं जिसकी वजह से इंडोनेशिया जो है वो अपने आप को चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहता है और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर बना है। छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इंडिया रीसेंट टाइम्स में अपने डिफेंस को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। इनफैक्ट अब हमारा एक्सपोर्ट जो है डिफेंस का वो बहुत
बहुत बढ़ा है। और ये जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो प्राइमरली अर्मेनिया को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आसियान कंट्री भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट का मार्केट बनते जा रहा है। फिलीपींस को ऑलरेडी आपको पता है कि हमने ब्रह्मोस के बैटरी सप्लाई किए हैं, और इंडोनेशिया के साथ भी हमारे बहुत सारे डिफेंस डील चल रहे हैं, सच एज इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इनफैक्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूजाइज मिसाइल की भी बात चल रही है। सातवां एक और इंपॉर्टेंट चीज आप इस मैप में देख सकते हैं, यहां पे आपको सबांग पोर्ट दिख रहा है। सबांग पोर्ट आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के काफी एंड में है, अंडमान एंड निकोबार के काफी करीब है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफी ज्यादा पास है। और आपको पता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है जो चाइना के लिए बहुत बड़ा एक डिलेमा भी है। अब सबांग पोर्ट जो है उसको डेवलप कर रहा है इंडिया और इंडोनेशिया मिलके। तो ये बताता है कि इंडिया और इंडोनेशिया रीसेंट टाइम्स में कैसे बहुत एग्रेसिवली इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का मैक्सिमम ट्रेड जाता है, और कल को अगर इंडिया चाइना के वॉर के समय हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दिया तो आप नहीं समझ सकते चाइना के लिए कितना बड़ा डिलेमा होगा। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अब निकोबार प्रोजेक्ट को भी डेवलप करने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन नियर टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब इस साल आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बायलैटरल स्पेस हमारा आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज हुआ इंडोनेशिया का, जिसका नाम था गरुड़ा शक्ति। अब चाइना का फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको पता होगा कि चाइना आसियान कंट्री के साथ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस समय चाइना के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर इंडोनेशिया में हो रहा है, लेकिन चाइना आपको पता है BRI के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, बिकॉज चाइना अपने वर्कर्स लेके चला जाता है तीसरे कंट्री में और वहाँ पर उस चीज़ को डेवलप करता है, जिसकी वजह से 2023 में इंडोनेशिया में दंगे फसाद भी हुए, बिकॉज वहाँ के लोगों को कहना था कि आखिरकार चाइना के वर्कर्स यहां आके क्यों काम कर रहे हैं, ये काम तो हमें खुद कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से चाइना के प्रति एक एंटी फीलिंग जनरेट हुआ है वहां के जो मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं। सेकंड, रीसेंट टाइम में चाइना और इंडोनेशिया के बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़े हैं। आप ये मैप देख सकते हैं, ये है हमारा साउथ चाइना सी का मैप, जहां पे चाइना ने एक तरीके से 9 डैश लाइन बनाया है। अब इस 9 डैश लाइन में आप देख सकते हैं नातुना आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया का है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 9 डैश लाइन है, 7 डैश लाइन है, ये नातुना आइलैंड के साथ क्लैश करता है, और इसी की वजह से इंडोनेशिया और चाइना के बीच में रीसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम देखने को मिला है। तीसरा, इंडोनेशिया की इकोनॉमी इस समय बहुत ज्यादा चाइना पे निर्भर है, और इसीलिए इंडोनेशिया अपने इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना को रीसेंट टाइम्स में कम करना चाहता है। अब हुआ क्या है, आप समझिए क्यों आखिरकार जयशंकर इतना ज्यादा बेट खेल रहे हैं प्राबोवो के ऊपर, बिकॉज जो प्राबोवो के प्रेडिसेसर थे, जो इंडोनेशिया के 2024 के पहले जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जोकोवी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के इतिहास में, लेकिन जोकोवी के साथ प्रॉब्लम यह था कि जोकोवी केवल इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस करते थे, इनको सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स से बिल्कुल लेना देना नहीं था। जोकोवी जो थे वो आंख बंद करके चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे, उनको चाइना के थ्रेट से कोई मतलब नहीं था, वो उनको लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, दुनिया सेफ है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लेकिन रीसेंट टाइम में जैसे आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान और इजराइल किस तरीके से हमास और गाजा इनके साथ इनकी लड़ाई हुई, तो अब प्राबोवो जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं उनको पता है कि अब इकोनॉमिक रिलेशन से कुछ नहीं होगा, कल को ये सिक्योरिटी इशू भी आ सकता है, इसलिए प्राबोवो जो है वो अब अपने फॉरेन पॉलिसी में केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले बताया था आपको किस तरीके से जापान, यूरोप यूनियन, वियतनाम, ये लोग हमेशा से इकोनॉमिक इशू पे फोकस करते हैं, बट आज जैसे जैसे चाइना का थ्रेट रियल हो रहा है, इसलिए ये सारे कंट्री एक तरीके से नई रियलिटी को फेस कर रहे हैं, और यही बात प्राबोवो को भी पता है, इसलिए प्राबोवो जो है वो ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट में भरोसा करते हैं, प्राबोवो कभी भी किसी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करेंगे, किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जोकोवी की तरह वो शांति से बैठेंगे भी नहीं। और आप प्राबोवो का स्टेटमेंट देख सकते हैं, इन्होंने कहा नेशनल पावर मस्ट बी मिलिट्री पावर, विदाउट मिलिट्री पावर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन विल टीच अस दैट अ नेशन विल बी क्रश्ड लाइक गाजा इज करेंटली। इसलिए प्राबोवो जो है वो ही इज ट्राइंग टू फ्लेक्स हिज मसल। प्राबोवो अब एक तरीके से मिलिट्री पार्टनरशिप और जियो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए आप, इंडोनेशिया के प्राबोवो जो है वो चाइना और यूएस दोनों विजिट करेंगे, एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट का फॉरेन पॉलिसी। लेकिन दूसरी तरफ इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किए हैं, प्राइमरली इन ऑर्डर टू बैलेंस इट्स रिलेशन विद अमेरिका। और साथ ही साथ इंडोनेशिया ब्रिक्स के थ्रू चाइना के साथ भी अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहता है, और इंडिया ब्राजील के साथ मिलकर चाइना को भी मैनेज करना चाहता है विद द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिक्स। तो इसलिए इंडोनेशिया जो है वो एक तरीके से फ्लेक्स कर रहा है, एक तरफ OECD मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्राबोवो चाइना यूएस जाएंगे,
और अब इस डायग्राम को देखिए, ये 3 दिन पहले का न्यूज़ है जहाँ पे इंडोनेशिया और रशिया पहली बार अभी तक इतिहास में नेवी एक्सरसाइज किए हैं, विच वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन बाई रशिया। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं दोनों कंट्री के जो हमारे रिलेशन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, और इंडोनेशिया आज के टाइम में इट इज़ कमिंग टू अ न्यू रियलिटी, और इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। और यही बात जयशंकर को पता है कि आने वाले टाइम में इंडोनेशिया विल नॉट बी द सेम, इंडोनेशिया विल ट्राई टू मैनेज चाइना, और इसीलिए इंडिया प्रोग्रेसिवली फ्यूचरिस्टिक सोच के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे का इन्वाइट भेजने जा रहा है। आपके क्या व्यूज़ हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।